हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेंडर डाइवर्सिटी एट द वर्क प्लेस के बारे में। अब सोचिए एक रियल लाइफ सिचुएशन जहाँ पे एक घर में दो भाई हैं या एक भाई एक बहन है या दो बहनें हैं। तीनों घरों में जो रियल लाइफ डिस्कशंस होंगी, जिस टॉपिक्स पे बातें होंगी, जो वो वीकेंड पे एंटरटेनमेंट करेंगे, ये सब चीज़ें डिफरेंट होगी, राइट? क्योंकि लड़के अलग तरीके से सोचते हैं, लड़कियां अलग तरीके से सोचती हैं, दोनों के अलग हॉबीज होते हैं, दोनों के करने का तरीका अलग होता है, बातें अलग होती हैं, गैंग अलग होता है, अलग वीडियोस देखते हैं, अलग हॉबीज परस्यू करते हैं, अलग बुक्स पढ़ते हैं, अलग मूवीज देखते हैं। सो यू नो द ड्रिल। बट इन सब चीज़ों की वजह से लड़कियों और लड़कों का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग हो जाता है, राइट? और इसी वजह से इन दोनों का काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका भी अलग होता है। और इसी वजह से दोनों का जो कमिटमेंट लेवल है कोई भी चीज़ को लेके वो अलग होता है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि लड़कियों का ज़्यादा कमिटमेंट है या लड़कों का ज़्यादा कमिटमेंट है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों का और लड़कों का जो पर्सपेक्टिव है, वे ऑफ वर्क है, कमिटमेंट है, ये अलग होता है और हमें उस अलग पे ही फोकस करना चाहिए। कहीं कहीं पे वो अलग अच्छा भी हो सकता है, कहीं कहीं पे वो अलग बुरा भी हो सकता है, लेकिन एक कंपनी को अच्छे से काम करने के लिए अलग अलग थॉट्स को, काम करने के तरीके को, कमिटमेंट लेवल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए किसी भी कंपनी में लड़कियों और लड़कों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपकी टीम में कोई भी लड़कियां हैं तो मान लीजिए अगर आप मैनेजर हैं किसी लड़की के, या आप खुद एक वुमेन मैनेजर हैं, आपकी टीम में मेल है, आपकी कोई कोलीग लड़की है, आपकी टीम मेंबर लड़की है, क्लाइंट लड़के हैं, वेंडर लड़कियां हैं, तो कहीं पे भी आपको लड़कियां हो तो आपको लग सकता है कि लड़कियों को ज़्यादा छुट्टी चाहिए होती है, वो लोग लॉन्ग लीव पे चले जाते हैं, और टाइमिंग्स में वर्क नहीं कर सकते, इस टाइम पे उनको कॉल नहीं कर सकते, तो आपको बहुत चैलेंज होती होगी लड़कियों के साथ काम करने के लिए। लेकिन मैं आपको मैं कोशिश करूंगी कि आपका आज थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो, आपकी सोच जो है थोड़ी चेंज हो। अब आते हैं क्यों हमें लड़कियों को हायर करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए, और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। मेरे हिसाब से आप देखिए, अब देखिए जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें ऑलमोस्ट 50% लड़कियां और लड़के हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये स्टेट टू स्टेट वेरी होता है, कुछ स्टेट्स में लड़कियों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में लड़कियों की पॉपुलेशन कम है, लेकिन ओवरऑल कंट्री लेवल पे हम देखें तो 10th और 12th क्लास में जो लड़कियां और लड़के इक्वल नंबर्स में 10th और 12th के एग्जाम्स देते हैं, कोई भी सिलेबस हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट सिलेबस हो, 10th और 12th मैं सीबीएसई की बात एग्जाम्पल ले लेती हूँ, इक्वल नंबर ऑफ 50% लड़कियां और लड़के एग्जाम्स देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली 10th और 12th में पिछले 3, 4, 5 साल से लड़कियां लड़कों को आउट परफॉर्म कर रही हैं। आउट परफॉर्म किस तरह से? 2 तरीकों से। पहला तरीका ऐसा कि जितनी लड़कियां अपीयर होती हैं और जितने लड़के अपीयर होते हैं उसमें लड़कियों का पास परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा प्रतिशत लड़कियां पास होती हैं। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि जो लड़कियां पास होती हैं उनका जो पास मार्क्स है वो लड़कों से एवरेज में ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा लड़कियां पास हो रही हैं और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके पास हो रही हैं 10th और 12th में। अब हम अगर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ की बात करें तो 12th के बाद जितनी भी लड़कियां, मान लीजिए 100 लड़कियों ने 12th कंप्लीट किया, सिर्फ 50% लड़कियां ग्रेजुएशन तक पढ़ती हैं। यहीं पे आप देख सकते हैं कि इंडिया में 50% लड़कियां होते हुए और 50% 10th और 12th के एग्जाम्स में लड़कियों का परफॉर्मेंस देखते हुए सिर्फ उसमें से सिर्फ 50% लोग ग्रेजुएट बनती हैं, 50% तो वहीं पे ड्रॉप आउट हो गई। अब आप सोचिए कि अगर आपको कहीं से हायर करना है और आपको मेरिटोक्रेसी रखनी है, मतलब जो समझदार लोग हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो हार्ड वर्किंग हैं, अगर मार्क्स उसका एक मेट्रिक है तो आपका जो बेस है वहीं पे घट गया कि अंडर ग्रेजुएट तक पहुंचते बहुत सारी लड़कियां खुद ही ड्रॉप आउट हो गई। अब मैं आपका ध्यान एक और पॉइंट पे लेके जाने वाली हूँ, और ये जो है हमारा गैप है। आज की सिचुएशन आप देखिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स
स्टेम कहते हैं। इन फील्ड्स में लड़कियां बहुत कम आती हैं। स्टडीज से लेके करियर तक इन चारों फील्ड्स में लड़कियां बहुत कम जाती हैं। लड़कियां यूजुअली किस तरह के जॉब्स प्रेफर करती हैं? अकाउंटिंग, एचआर, सेक्रेटरी, टीचर, इस तरह के जॉब्स। तो जो कोर टेक्निकल फील्ड्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, इसमें तो लड़कियां दूर दूर तक दिखती ही नहीं, बहुत कम परसेंटेज होता है। आप ये ऐसे भी ढूंढ सकते हैं आईआईटी में कितनी लड़कियां होती हैं, या फिर कितनी सारी लड़कियां डॉक्टर्स बनती हैं, कितनी लड़कियों को पीएचडी मिलता है, राइट? तो स्टेम में वैसे भी लड़कियां कम हैं। अब जितनी भी लड़कियां आती हैं वो सेकंड फेज पे रूल आउट हो जाती हैं, जहां पे वो पर्सनल लाइफ डिसीजंस की वजह से ड्रॉप ऑफ हो जाती हैं मिड करियर में। मान लीजिए किसी की शादी हुई, हस्बैंड किसी और लोकेशन पे है तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया, बच्चे हो गए उन्होंने जॉब छोड़ दिया, पेरेंट्स को संभालना है, जॉब छोड़ दिया। तो बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से लड़कियां वैसे भी मिडिल में ही ड्रॉप ऑफ हो जाती हैं, वर्कफोर्स से निकल जाती हैं। फिर आप आएंगे तो देखेंगे तो वर्क फोर्स में किसी भी कंपनी में कितनी परसेंटेज लड़कियां होती हैं। एमएनसी से लेके छोटी कंपनी में आप देखें परसेंटेज 50-50, ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जिसमें लड़कियां और लड़के 50-50% हर लेवल पे हायर्ड हैं। एंट्री लेवल पे बहुत सारी कंपनीज कोशिश करती हैं कि लड़कियों को वो हायर करें, लेकिन वो अगेन पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, बहुत सारी रीजंस की वजह से वो जो जैसे आप लैडर चढ़ते हैं ऊपर जाते वक्त लड़कियों का काउंट जो है कम हो जाता है। कंपैरिजन करें तो बोर्ड सीट्स इंडिया में जो जितनी भी बोर्ड लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें अगर टॉप कंपनीज में बोर्ड पोजीशंस देखें तो सिर्फ 15% बोर्ड पोजीशंस वुमेन ने ऑक्यूपाई किया है, और अगर मैं बोर्ड चेयरपर्सन की बात करूं तो सिर्फ 6% वुमेन है बोर्ड के चेयरपर्सन। इंडिया के अराउंड 160 लार्ज कंपनीज में का ये सर्वे हुआ था, उसमें ये इन्होंने पता किया था कि ये सिचुएशन है। तो आप देख सकते हैं कि लड़कियां शुरू तो हुई थी अच्छे से, 50% लड़कियां हैं इंडिया में और 50% लड़कियों ने एग्जाम भी दिया और अच्छे मार्क्स भी वो ले आई, लेकिन जब आप बोर्ड चेयरपर्सन के पास आते हो तो सिर्फ 6% बचता है। आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है कि 50% से हम शुरू हुए, मतलब इक्वल हम शुरू हुए, लेकिन पहुंचे सिर्फ 6% तक। ये गैप आता किस लिए है? और ये गैप आने की वजह से आपका जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है वो चला जाता है आपके कंपनी से बाहर, आपका जो डिफरेंट वे ऑफ वर्क है वो भी चला जाता है आपके कंपनी से बाहर, आपकी जो कमिटमेंट लेवल की डिफरेंस है वो भी चली जाती है आपके कंपनी से बाहर। तो आपने ये जो गैप क्रिएट कर रखा है बहुत सारी रीजंस की वजह से, आपकी कंपनी को ही, आपकी टीम को ही, आपकी ओवरऑल ग्रोथ को ही नुकसान पहुंच रहा है। तो इस वजह से बहुत सारी कंपनीज लड़कियों की संख्या को इंक्रीज करने के लिए, लड़कियों को एंकरेज करने के लिए बहुत सारे ऐसे मेजर्स कर रहे हैं जिससे कि लड़कियां एंकरेज होके कंपनी में टिकें, कंपनी में रहें और कंपनी को कंट्रीब्यूट करें। पहली चीज़ तो कंपनीज जानबूझ के हायरिंग में चाहती हैं कि लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10th और 12th तक तो लड़कियां इक्वल थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो इसीलिए अगर कोई भी कंपनी हायरिंग करना चाहती है तो वो ध्यान रखते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल रेज्यूमेस एचआर अपने हायरिंग मैनेजर को दे। मेरी एक यूरोपियन कोलीग थी, जब वो इंडिया विजिट करी थी तो हम लोग पंजाब गए थे, तो मैंने उनको बताया था कि पंजाब में जो है लड़कियों और लड़कों का सेम नाम होता है, जैसे अमनप्रीत लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो उन्होंने पता सबसे पहले क्या चीज़ करी कि ये तो हायरिंग के लिए सबसे बढ़िया है, जो हायरिंग मैनेजर है वो सिर्फ स्किल के बेसिस पे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो रेज्यूमे में नाम देख के ये नहीं बता पाएंगे कि ये लड़की है या लड़का है। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि लोग किस तरह से सोचते हैं हायरिंग के बारे में। तो मुझे उस टाइम पे ये पता चला कि लोग नाम देख के जेंडर बायस के हिसाब से रेज्यूमे पिक भी नहीं करते कि अरे ये तो लड़की है, इसकी तो शादी हो जाएगी, चली जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हायरिंग में बहुत सारी कंपनीज ये कोशिश कर रही हैं कि इक्वल नंबर ऑफ रेज्यूमेस मिले। दूसरी बात ये है कि जो सेम काम है उसके लिए लड़कियों और लड़कों को सेम पे मिलना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी ये इन्फोर्स कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज नहीं कर पाती, लेकिन ये दूसरा एक तरीका है जिससे कि लड़कियों को कंपनीज में रिटेन किया जाए। तीसरा तरीका है कि उनको बेनिफिट्स दिए जाए, क्योंकि लड़कियां
बिकॉज ऑफ नेचर, बिकॉज ऑफ फैमिली कमिटमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे लड़कियों को लॉन्ग लीव की ज़रूरत पड़ती है, उनको ऑड टाइमिंग्स में वो वर्क नहीं कर सकती। ये मैं जनरलाइज कर रही हूँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो नाइट शिफ्ट में भी काम करती हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं कर पाए फॉर मैनी रीजंस, वो एक्सटेंडेड आवर्स नहीं काम कर पाए। तो इस टाइप की बेनिफिट्स, जैसे क्रैश हो गया, कंपनी के पास क्रैश हो गया, तो ऐसी बेनिफिट्स की वजह से भी लड़कियों को हायर और रिटेन किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्या करते हैं लड़कियों को एंकरेज करने के लिए एक कंपनी में रिटेन होने के लिए। क्योंकि मेरी एक और दोस्त ने ये कहा था कि प्रो डाइवर्सिटी या प्रो जेंडर डाइवर्सिटी शुड नॉट बी एंटी बिजनेस। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि क्योंकि हम लोग प्रो डाइवर्सिटी हैं, कंपनी में विमेन को प्रेफरेंस दिया जा रहा है हायरिंग में, बेनिफिट्स में, इसका ये मतलब है कि कंपनी का बिजनेस लॉस होगा और कंपनी बिजनेस के बारे में नहीं सोच रही है। ये थॉट गलत है। प्रो डाइवर्सिटी डज नॉट मीन एंटी बिजनेस। प्रो डाइवर्सिटी मीन्स दैट आप अगर कहीं पे भी रिक्रूट करना चाहते हो तो आप उस 50% टैलेंट पूल को मत छोड़ो। आप उन लड़कियों को मत छोड़ो जिन्होंने 10th में, 12th में, अंडर ग्रेजुएशन में लड़कों से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। अगर हम 50% इन टर्म्स ऑफ मेरिट शुरू हो रहे हैं 10th और 12th में, तो सिर्फ 6% ही क्यों बचते हैं यहाँ तक आने तक? कम से कम 30% बचे, 25% बचे, 10% बचे, 6% क्यों? आप समझ रहे हैं आपने कितना बड़ा परसेंटेज खो दिया लड़कियों के टैलेंट में। मैं सिर्फ टैलेंट की बात कर रही हूँ, अब जेंडर छोड़ दीजिए। अगर आपके पास 50 टॉप रैंकर्स गर्ल्स हैं और 50 टॉप रैंकर्स बॉयज हैं, तो आप 50 टॉप रैंकर बॉयज को और 40 नॉन टॉप रैंकर बॉयज को ले रहे हैं और सिर्फ 5 टॉप रैंकर गर्ल्स को ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आपके पास 100 लोग थे टॉप रैंकर्स, आपने उनमें से 50 लड़कों को ले लिया और 50 लड़कियों में से सिर्फ 5 लड़कियों को लिया। बाकी जो 45 हैं वो टॉप रैंकर्स नहीं है, वो एवरेज परफॉर्मर्स हैं। इसीलिए आपकी कंपनी शायद ज़्यादा ग्रो नहीं हो रही। तो सिर्फ आप ही के बेनिफिट में है कि आप जेंडर डाइवर्सिटी को सीरियसली लें, टैलेंटेड लड़कियों को एंकरेज करें, अपने एक्शन से उनको ये बताएं कि उनका कंट्रीब्यूशन वैल्यूड है। अगर कोई लड़की, कोई विमेन अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो उन्हें एंकरेज करें, सिर्फ जेंडर के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें। और ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कि लड़कियों का भला हो जाएगा, ये सब इसलिए कि कंपनी का भला होगा। क्योंकि अगर आपको टैलेंट चाहिए तो आप टॉप टैलेंट को लें। आप जेंडर के बेसिस पे टॉप और नॉन टॉप टैलेंट का मिक्सचर ना बनाएंगे तो आपकी कंपनी को इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगी कि इस वीडियो के बाद आप थोड़ा सोचेंगे और अपनी एक्शंस को दुरुस्त करेंगे इस तरह से कि जेंडर डाइवर्सिटी के लिए आप काम करें। आपकी टीम में कोई अगर लड़की है, आपकी क्लाइंट कोई लड़की है, तो आप उनकी वैल्यू समझें, लड़कों की भी वैल्यू समझें लेकिन लड़कियों की भी वैल्यू समझें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।